हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू एम वाइब। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप डिफेंस के एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका पेपर आने वाला है या फिर जो आगे सेशन में आएगा, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर लेंगे तो आपके ये बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आप जितने भी हम आगे प्रीवियस क्वेश्चंस जो करवाते हैं या फिर जो हम अलग से कुछ नए क्वेश्चंस करवाते हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, और इससे आपको फायदा ये मिलता है जब आप प्रीवियस पेपर लगाते हो, उससे दो फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट आपको ये पता चलता है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सको। और एक बोनस में जो एक्स्ट्रा फायदा मिलता है वो ये कि आपको स्पीड आपकी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार लेवल का गिवन है, ये आपकी स्क्रीन पर गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सा मेजरमेंट है जिसमें हम यूनिट डिस्टेंस की यूनिट की बात नहीं करते हैं। एक तो एमीटर गिवन है, एक क्यूबिट गिवन है, एक पार्सेक गिवन है, एक एंगस्ट्रॉम गिवन है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक जो बी ऑप्शन में क्यूबिट गिवन है, इसका कोई मतलब बता दो, है ना। इसको हम यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्यूबिट का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। आंसर क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनमें से कौन सी ऑप्शन गिवन है जिसमें हम डिस्टेंस की, जिसको हम डिस्टेंस की यूनिट नहीं मानते हैं। सबसे पहले यहां पर आपका आंसर तो इजीली आपको समझ आ गया होगा कि भाई एमीटर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ठीक है ना। और यहां पर बात करते हैं पार्सेक की, तो पार्सेक क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस की इवन लार्जेस्ट यूनिट है पार्सेक। और एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। अब यहाँ पर क्यूबिट में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, क्यूबिट क्या चीज है भाई? पुराने जमाने में क्या होता था, लेंथ को मेजर करते थे हाथ से, है ना, हाथ से मेजर करते थे पुराने जमाने में। इस कोहनी कोहनी को ले लिया, एल्बो के ले लिया, यहां से लेकर और ये जो हमारे मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का जो टिप है, यहां तक ऐसे मेजर किया जाता था। आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते थे, पुराने लोग अपने हाथ से ही चीजों को नाप लेते थे, है ना। लेंथ कोई नापनी है या फिर मान लो कपड़े का टुकड़ा नापना है या कोई भी चीज, पुराने जमाने जैसे आप ज्यादातर आज डेट में जाते थे तार खरीदने, है ना, वायर खरीदने जब जाओगे तो वायर वो इसी हाथ से ही नाप के दे देगा आपको। तो जो हाथ है ना, ये जो एल्बो से लेकर यहां तक जो मिडिल फिंगर की टिप है, ये करीब 18 इंच होती है। कितनी होती है? 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट। ठीक है, तो 1.5 फीट को हम क्या बोल देते हैं? क्यूबिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्यूबिट बोल देते हैं। यानी ये जो क्यूबिट है ये 18 इंच जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 1.5 फीट बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको कहा जाता है एक क्यूबिट। तो इसका मतलब क्यूबिट भी क्या होगी? लेंथ की यूनिट हो गई। और पार्सेक भी लेंथ की यूनिट है। पार्सेक अगर हम बात करें, एक पार्सेक किसके बराबर होता है गाइस? एक पार्सेक आपका यानी एक पैरासेकंड बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। ठीक है ना। यानी इसको आप जब ध्यान से देखें तो 3.08 इंटू 10 की पावर आप 13 किलोमीटर लिख सकते हो। तो ये होता है एक पार्सेक। पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की। एंगस्ट्रॉम हमने ऑलरेडी आपको बताया। एंगस्ट्रॉम की जब हम बात करते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो एंगस्ट्रॉम, पार्सेक और क्यूबिट ये तीनों की तीनों लेंथ की यूनिट है। लेकिन एमीटर की बात करें, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस है, ना कि यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मेजर करने वाली जो डिवाइस है उसका नाम है एमीटर। ठीक है, तो ये एमीटर एक डिवाइस है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से नोट करेंगे। आंसर करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और ये एमीटर आपको दिख रहा है, ये एमीटर है, ये एमीटर है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड।
जब आप एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है, यानी डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी। जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हो, आपने कोई भी चीज ली ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो कौन सी वो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी। यहां पर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। चलिए तो हम यहां पर आपको बता देते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर से नीचे गिर रहा हो, फ्री फॉल की कंडीशन हो, फ्री फॉल की कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो इसका ये मतलब होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, उसमें जो एयर फ्रिक्शन है वो हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो यहां पर आपसे याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज को ऊपर से जब नीचे की ओर छोड़ देते हैं, जस्ट छोड़ देते हैं, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये मान लो ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड की तरफ जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा होगा तो ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ए बराबर जी एक्सीलरेशन से, ए बराबर जी एक्सीलरेशन से। और हमें पता है इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम अप्रोक्सीमेट कंसीडर करते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो बॉल है ये ऊपर से जब नीचे जस्ट छोड़ दोगे तो नीचे आते वक्त हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। हर एक सेकेंड बाद जब आप देखोगे तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड की बढ़ोतरी हो गई होगी, इंक्रीमेंट हो गया उसकी वेलोसिटी में, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हम पहले ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कोई वॉल गिर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ये सब इंक्रीज हो रही है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं किसी चीज को, मान लो हमारे पास ये बॉल है और ये अभी ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है। अब ये u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने इसको नीचे से ऊपर फेंका वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो होता क्या है, हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम होती है। अब यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। हर एक सेकंड बाद जब आप देखोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब यहाँ एक्सीलरेशन लगेगा -g। कितना एक्सीलरेशन लगेगा, -g। -g एक्सीलरेशन की वजह से हर सेकंड वेलोसिटी यानी कि कम होती जाएगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम हाइट पर जाते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां पर जो चीज कांस्टेंट रहती है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको या ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर, ठीक है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर किया है नोबिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आपने आंसर के लिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, बताइए। प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में गिवन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे भाई। तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, इसको हम यूज करेंगे। C की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0/5 बराबर हो जाएगा F माइनस 32 डिवाइडेड बाई गाइस 9। तो यहां से F माइनस 32 इक्वल्स टू 0, F बराबर आ जाएगा 32, यानी आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी फॉर बबलू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32 आपका राइट आंसर, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो शुद्ध जल है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन, जूल पर केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। आपको यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और आपसे पूछा है जूल अपॉन में केजी किसकी यूनिट है, बताइए। इसको जल्दी से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर कर पाते हैं। एंट्रोपी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेटेंट हीट या गैस कांस्टेंट, बताइए, ठीक है। एंट्रोपी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेटेंट हीट या फिर गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, आर की वैल्यू हमने कल बताई थी 8.31 होती है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम गाइस बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेटेंट हीट, क्या आंसर आएगा? प्रियदर्शी नहीं, आंसर नहीं, ये एंट्रोपी नहीं होगी, जूल पर केजी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जूल पर केजी का आंसर क्या होना चाहिए? जूल पर केजी किसकी यूनिट होनी चाहिए? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर आंसर कीजिए जल्दी से, ठीक है। एक बार ट्राई करिए फिर हम तीनों को समझाते हैं, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से सभी ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं, ट्राई किया आपने, अब देखो एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जूल पर केजी गिवन है, जूल पर केल्विन नहीं गिवन है। आपने जो आंसर किया है वो जूल पर केल्विन का किया है, मतलब जूल पर केल्विन होती है एंट्रोपी की यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? एंट्रोपी की। तो सबसे पहले गाइस एंट्रोपी की बात करें तो ये हो जाती है इसकी यूनिट जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर केल्विन होती है। अगर जूल को आपने कैलोरी में लिया तो आप कैलोरी यहां पर मान लो तो कैलोरी पर केल्विन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एंट्रोपी की है। अब हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें तो हमने इसके बारे में आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम आपको कई बार करवा चुके हैं। तो एंट्रोपी की यूनिट यहाँ पे जूल पर केल्विन है और या फिर कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसकी वैल्यू 8.86 इंटू 10 की पावर -12 और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब गैस कांस्टेंट की बात करें तो गैस कांस्टेंट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हमने बताई थी 8.31, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अब एक ही बच रहा है कौन? लेटेंट हीट। एक ही बचा है कौन? लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन में M, यानी Q है हीट, हीट एनर्जी, और M क्या है? मास है, जिस मास को आपने हीट दी होगी, ठीक है। तो यहां से आपको यूनिट मिलेगी जूल पर किलोग्राम। अगर आपने मास को किसमें ले लिया? मटेरियल को किलोग्राम में लिया तो जूल पर किलोग्राम यूनिट हो जाएगी किसकी? लेटेंट हीट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या मिल गया आपको? लेटेंट हीट। बाकी एंट्रोपी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, गैस कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज और इन सब की यूनिट हमने बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको हम क्लिक कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? लेटेंट हीट। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इफ ए मूविंग बॉडी टर्न्स इट्स स्पीड टू 1.5 टाइम्स व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई बॉडी मूव कर रही है और वो v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई m किलोग्राम की अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम उसकी वेलोसिटी को 1.5 टाइम्स कर दे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आना चाहिए? बहुत अच्छे, प्रियादर्शी ने आंसर सही दिया है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2.25 टाइम्स। कैसे? देखिए आंसर हमें पता चल गया सी है। अब इसको आप एक बार देख ले कैसे आएगा। हमने कहा कि हमारे पास गाइस ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमने आपको बताया इसके पास एक तो मोमेंटम होता है p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, और एक इसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो अगर आपसे मोमेंटम पूछता तो हमें पता है मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जितने वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, जितनी वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम कम या ज्यादा होगा।
लेकिन यहाँ पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। अब वेलोसिटी यहाँ पर कितने गुना कर दी, अब इसको आप ऐसे कर सकते हो k1 अपॉन k2 बराबर आप क्या कर सकते हो v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, ऐसे ही कर सकते हो ना। तो यहां से आपको k2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k2 की वैल्यू आ जाएगी v2 अपॉन v1 का स्क्वायर, v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर और इनटू में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है k1। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली से k2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको इतनी सब कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे। कैसे, वेलोसिटी आपने कितने गुना बढ़ाई, 1.5 टाइम्स गुना, ठीक है। वेलोसिटी को आपने 1.5 टाइम्स इंक्रीज करी, मतलब 1.5 का मतलब होता है 3/2 टाइम्स इंक्रीज करी, ठीक है ना। तो अगर आपने वेलोसिटी को 3/2 टाइम्स इंक्रीज किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतने टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी, यानी 9/4 टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी, 9/4 टाइम्स। तो 9/4 टाइम्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2.25 टाइम्स, ठीक है ना, 2.25 टाइम्स आपको मिलेगा। अच्छे से क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से नोट कर लें। तो आपको या तो आप अगर प्रॉपर निकालना चाहो वैल्यू, अगर आपको प्रॉपर यहाँ पर मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो आप प्रॉपर इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज निकाल सकते हो सेकंड वाली काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आपको प्रोपोर्शनलिटी और कितने टाइम्स कम ज्यादा हो रही है इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो आप यहाँ पे आपको बस ऑप्शन पहचानने हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 2.25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, टू फ्लैट मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेन मिरर हैं जो 60 डिग्री एंगल पर एक दूसरे पर रखे हुए हैं। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड एट ए कैंडल प्लेस्ड इन बिटवीन देम। कितनी इमेजेस बनेगी अगर उन दोनों के बीच में हमने कोई कैंडल रख दी, उस कैंडल की नंबर ऑफ इमेजेस पूछी है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक होता है। हमने यहाँ पर एक ले लिया भाई, क्या हमने यहाँ पर ले लिया, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, ठीक है। इस तरफ इसकी क्या है, पॉलिश है, तो ये एक प्लेन मिरर हो गया। ऊपर क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दूसरा मिरर रखा हुआ है 60 डिग्री पर, दूसरा 60 डिग्री एंगल पर मिरर इस तरीके से रखा हुआ है। तो दोनों जो मिरर है ना, ये एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर रखे हैं। और एक कैंडल यहां पर रख दी गई, यहां पर क्या रख दी, एक कैंडल रख दी इस तरीके से, यहां पर एक कैंडल रख दी, ठीक है, एक यहां पर कैंडल रख दी इस तरीके से। अब ये कैंडल जल रही है, इसकी नंबर ऑफ इमेजेस पूछी है, तो हमें पता है इसका एंगल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इसको हम कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम n की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। अब यहां से 360 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है, मान लो 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा कितना है 60 है, इसको कैलकुलेट करें तो 6 आ गया। तो n की जो वैल्यू है ना, अगर ये इवन आ रही है कैलकुलेट करने पर, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो n-1 होती है। नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1, यानी 6-1 दैट इज 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही n की वैल्यू अगर ऑड आती, यही n की वैल्यू क्या आती, ऑड आती, तो वही क्या हो जाती, नंबर ऑफ इमेजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस तब क्या हो जाती, नंबर ऑफ इमेजेस तब हो जाती n के बराबर, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे भी आप अपना याद कर रखे हो उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद कर रखा होगा तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करते हैं, 360 अपॉन में थीटा। n की वैल्यू अगर इवन आ रही है तो हम उसमें एक माइनस कर देंगे, वो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। n की वैल्यू अगर आपकी ऑड आ रही है तो जो ऑड नंबर आया है वही उसकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी, दैट्स ऑल, ठीक। चले एक बार एक इसको देख लीजिए। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं, उनके बीच में रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। और ये कहां पर यूज होता है, सर्कस में यूज होता था। कहां पर, सर्कस में यूज होता था, ठीक है ना, ये सर्कस में यूज होता था। पुराने जमाने में जो सर्कस होते थे उन सर्कस में ये यूज होता था, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ द ऑप्टिक्स मेक्स द एंडोस्कोपी कैपेबल ऑफ एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन सच एज एब्डोमेन। बताइए, हमारा जो पेट है, पेट की जो नली होती है, वो पेट की जो ये हमारी ग्रास नली है, ये बिल्कुल पेट तक जाती है ना।
तो उसमें क्या होता है कि एक पाइप डाला जाता है, अगर हमें अंदर की चीजें देखनी है, और उस पाइप के अंदर होता है एक छोटा सा कैमरा, एक छोटा सा मिरर आप मान सकते हो, ठीक है ना, कैमरा के का काम करेगा। तो वो अंदर तक जाती है, अंदर तक की सारी चीजों को दिखाती है बाहर, ठीक है ना। तो वहां पे जो लाइट के थ्रू लाइट ट्रांसफर करी जाती है, लाइट के फॉर्म में सिग्नल, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए जाता है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करें। तो यहाँ पे एंडोस्कोपी का क्या मतलब है? एंडोस्कोपी यहाँ पर जो गिवन है ये एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी की गाइस अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ द ऑप्टिक्स मेक्स द एंडोस्कोपी कैपेबल ऑफ एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन सच एज एब्डोमेन। तो सबसे पहले आप एंडोस्कोपी का मतलब लिख लो। ए लॉन्ग थिन, इसमें होता क्या है, ए लॉन्ग थिन, एक लंबी और बिल्कुल पतली लॉन्ग थिन ट्यूब, ठीक है, एक लॉन्ग थिन ट्यूब विद स्मॉल कैमरा, उसके अंदर रखा होता है एक छोटा सा कैमरा, विद स्मॉल कैमरा, विद स्मॉल कैमरा इनसाइड, इनसाइड ऐसे लिख लो, इनसाइड, कॉल्ड एंडोस्कोप, इसको हम एंडोस्कोप कह देते हैं, एंडोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप इज पास्ड इनटू द बॉडी, is passed into the body, into the body, is passed into the body through mouth, या तो माउथ के थ्रू, ठीक है, थ्रू माउथ, जो भी ओपनिंग्स होती हैं हमारे शरीर में उसके थ्रू, ठीक है। तो जनरली माउथ के थ्रू क्या किया जाता है, इसको एंटर करवाया जाता है, ठीक है, और इसी को कहा जाता है एंडोस्कोपी। यानी हमारे माउथ के थ्रू, आपने देखा हमारे माउथ के थ्रू हमारे पूरे अंदर तक ये एक थिन ट्यूब जाती है जिसमें कैमरा रखा होता है, जिससे कि अंदर की चीजें सब कुछ दिखाई पड़ती है, ठीक है, और उस कैमरे को यहाँ पर एंडोस्कोप कह देते हैं, और इस प्रोसेस को एंडोस्कोपी कहा जाता है। तो इसमें हम यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। क्लियर, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a body is actually moving over the surface of a body, the friction is known as, आपने देखा होगा जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही होती है तब वहां पर किस टाइप का फ्रिक्शन लगता है, बताइए क्या आंसर आ जाएगा। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही होगी तो उस पर किस टाइप का फ्रिक्शन लगता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही हो तो किस टाइप का फ्रिक्शन लगता है। तो याद रखिए हमने आपको 3 टाइप के फ्रिक्शन बताए थे, एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था, और स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम जो वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया था म्यूएस इनटू में एन, ठीक है ना। और इसके बाद में हमने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो म्यू के इनटू एन होता है, और एक हमने रोलिंग फ्रिक्शन बताया था, रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर इनटू में एन अपॉन में आर, ठीक है, ये रोलिंग फ्रिक्शन था, जहां पे आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ पहिए के, ठीक है ना। अब यहां पर हमने आपको 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताए थे, एक था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी यूनिट होती है, वो वही यूनिट होगी जो उस पहिए की रेडियस की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अब जब कोई सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव कर रही है, तो जब कोई सरफेस या कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन कर रही है तो उनके बीच में जो अपोजिशन लगता है, उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है, जो फ्रिक्शन लगता है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, और इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अच्छा, इनका ऑर्डर भी याद है ना आपको, ऑर्डर आपको याद रखना है कैसे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है वो है कौन सा वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे हल्का यानी सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो वीक फ्रिक्शन है, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको ये भी याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ए पीस ऑफ आइस वाज tied with a string to a water buckets
bottle and the water bucket was filled with water with ice fully submerged in it, what would be the impact on the level of water when the ice melts away completely? भाई ये क्वेश्चन दिमाग वाला है, बहुत ही शानदार लेवल का है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी पढ़ेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन में हम आपको जो एक कॉन्सेप्ट समझाए थे वाटर से रिलेटेड, हमने कहा था पानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है गाइस? डिक्रीज करता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मतलब डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब पानी को गर्म किया जाता है तो याद रखिएगा जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम होता है, मतलब वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की तरफ लाते हैं अगर वाटर को, मतलब ठंडा करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे पूरा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट गिवन है। आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी ऑप्शन होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। चलो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लो बकेट ली, ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है ये हमारे पास बकेट है, ये हमारे पास गाइस क्या है? बकेट है, ठीक है। ये हमने क्या ले ली? बकेट ले ली, ध्यान से समझिएगा। और इस बकेट में हमने क्या किया, पूरा पहले पानी भरा हुआ है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर आइस का टुकड़ा रख दिया। ये क्या रख दिया? आइस का टुकड़ा रख दिया इसके बॉटम पे। इस आइस के टुकड़े को रख दिया है इसके बॉटम पर, और इस आइस के टुकड़े को ना रस्सी से बांध रखा है, और इससे रस्सी से बांध के इस पर रख दिया, और इसको एग्जैक्ट एकदम ऊपर तक भर दिया पानी को, बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल भी सांस नहीं है, बिल्कुल ऊपर तक बाकी का पूरा पानी फिल कर दिया। पूरा कंप्लीट पानी जो है ना इस तरीके से फिल कर दिया गया, इस तरीके से कंप्लीट पानी को गाइस फिल कर दिया गया, ठीक है। अब अगर ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो ये बताओ ये इसका लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? अब दिमाग लगाओ भाई, अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए, दिमाग। सभी स्टूडेंट ने अगर दिमाग लगा दिया, कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था अगर वो लगा दिया तो आप आंसर सही कर लोगे। अभी भी ए ऑप्शन दे रहे हो, वाटर लेवल राइज करेगा या डाउन जाएगा? चलिए मैं ही समझाता हूं। देखो होता क्या है, थोड़ा कोई बात नहीं, समझ आएगा आपको। ये बर्फ है, ठीक है। अभी ये बर्फ का टेम्परेचर गाइस कितना होगा? बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा जब वो पिघली नहीं होगी? तो हमें पता है कि बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, लेकिन हम 0 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस है अभी बर्फ का टेम्परेचर। और पानी का अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम बात करें तो नॉर्मली अगर वाटर की बात करें तो ये कितने टेम्परेचर पर, चलो मान लेते हैं 0 से तो ज्यादा ही होगा, तो चलो हम 4 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो इस पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर हम मान लेते हैं चलो 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 से तो ज्यादा ही होगा, तभी तो वो पानी है, तभी तो वो पानी है ना। बात समझ आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर पानी होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होगा पानी का टेम्परेचर। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब यहां पर क्या किया था, यहां पर ये कर रखा है, ध्यान से देखो कि हमने पहले बर्फ का टुकड़ा अच्छे से बाल्टी के बिल्कुल बॉटम में रख दिया, और फिर हमने पूरा पानी भर दिया पूरे अच्छी तरीके से। अब जैसे ही ये आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आइस पिघलना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसके लिए? आइस या पानी, बात तो पानी की हो रही, वाटर की। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पर एक बढ़िया सा ये बताया था कि इसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये जो बर्फ जब पानी में कन्वर्ट होगी तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या है? ये सिकुड़ेगा ना, ये सिकुड़ेगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पानी सिकुड़ेगा, और पानी सिकुड़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब जो वाटर का लेवल है वो नीचे जाएगा, वाटर का लेवल है वो नीचे जाएगा। ये है दोस्त कॉन्सेप्ट। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। चेक कर लो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या अच्छे से समझ आ गया भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है अभी इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा,
ठीक है ना, पानी के कंपैरिजन में अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देगी, और पिघलेगी क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब अब टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जब इसका इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि पानी, ये जो बर्फ है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, जब पानी में कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है, ये जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया? ये बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए एक बार हिंदी में देख लो आप सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यहां पर अब आप देख लीजिए हिंदी में क्या गिवन है, बर्फ के एक टुकड़े को एक पानी की बाल्टी के तल में, ठीक है, देख लीजिए यहां पर बर्फ के एक टुकड़े को एक पानी की बाल्टी के तल से एक तार से बांधा गया था और बाल्टी को जल से भर दिया गया जिसमें बर्फ पूरी तरह से डूबी हुई थी। बर्फ पूरी तरह से पिघलने पर जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो जल स्तर होगा वो गाइस कम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जो जगह इस किसने घेर रखी थी, जो वॉल्यूम आइस ने अंदर घेर रखा था वो ज्यादा घेर रखा था। आइस ने बाल्टी के अंदर वॉल्यूम एरिया ज्यादा घेर रखा था, वॉल्यूम ज्यादा घेर रखा था। लेकिन जैसे ही आइस पिघलकर पानी बन जाएगी तो अब वो वॉल्यूम जितना उसने ज्यादा घेर रखा था वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर एंड स्ट्रेस इज नॉट करेक्ट? प्रेशर और स्ट्रेस से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिमाग वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। एक तो हम प्रेशर की बात करते हैं और एक हम स्ट्रेस की बात करते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस के केस में हम दोनों का फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों की सेम यूनिट और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। प्रेशर की अगर हम गाइस बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर हमेशा कैसा होता है? कंप्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर हम किसी को दबाने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। किसी को खींचने के लिए कभी लगाया प्रेशर? हम किसी को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर लगाते हैं। दूसरी बात, जो स्ट्रेस है वो आपकी कंप्रेसिव भी होती है और वो टेंसाइल भी होती है, ठीक है ना। वो कैसी होती है? कंप्रेसिव भी होती है और वो टेंसाइल भी होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर एंड स्ट्रेस इज नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो पहले हम प्रेशर और स्ट्रेस के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम गाइस प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेस होती है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होती है जो आपका फोर्स है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये टेंसाइल भी हो सकता है, ये कंप्रेसिव नेचर के भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जो प्रेशर है ये हमेशा कंप्रेसिव होती है। प्रेशर का जो नेचर है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है, मतलब संपीड़ित होता है। और जो स्ट्रेस है जिसे हम प्रतिबल कह रहे हैं, ये स्ट्रेस कहलाएगी, इसे हम प्रतिबल कहते हैं, और ये प्रेशर है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होती है ये टेंसाइल भी होती है। कैसी होती है? टेंसाइल स्ट्रेस। और ये आपकी कंप्रेसिव भी होती है। टेंसाइल में हमने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं, मान लो हमारे पास ये रॉड है, ये एल लंबाई की रॉड है, ये एल लंबाई की रॉड है। अगर हम इसको खींच रहे हैं, अगर हम इसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा खींच रहे हैं, तो अब इसकी लंबाई में क्या होगा? चेंज आएगा, लंबाई इंक्रीज होगी। तो जब आप दोनों तरफ से इसको मान लो एफ एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहे होगे तो इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस इस केस में। और जब आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे होगे, मान लो यही रॉड है, दोनों तरफ से आपने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, इसे कंप्रेस करने के लिए। तो जब आप इसको कंप्रेस कर रहे होगे तब जो स्ट्रेस यहाँ डेवलप हुई होगी उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। और लेकिन प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्रेशर। अब देखो करेक्ट ऑप्शन और गलत ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेशर हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर वाला फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर, ये भी ट्रू है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर की होती है। स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द एरिया। जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल भी हो सकती है और वो टेंजेंशियल भी हो सकती है एरिया की। तो मतलब ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है।
स्ट्रेस इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया है कि जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव भी होती है और वो टेंसाइल भी होती है नेचर में, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा डी ऑप्शन, चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, हिंदी में देख सकते हैं आप, यहां पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया बट स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द एरिया। स्ट्रेस को हम नॉर्मल एरिया के नॉर्मल भी लगा सकते हैं, और मतलब स्ट्रेस एरिया के नॉर्मल भी डेवलप हो सकती है और उसके टेंजेंशियल भी डेवलप हो सकती है। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर बट स्ट्रेस मे बी कंप्रेसिव और टेंसाइल इन नेचर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एंड मेक्स अ साउंड। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का मतलब, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर लोगे, इको वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ पर दीवार है, ये गाइस क्या है, ये दीवार है, ये हमने वॉल कंसीडर की, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्होंने ताली बजाई यानी साउंड प्रोड्यूस करी। अब वो साउंड हवा में जाएगी, क्योंकि हवा, हम लोग हवा में खड़े होंगे, पानी के अंदर तो खड़े नहीं होंगे, पानी के अंदर थोड़ी ना कोई ताली बजाने जाएगा। तो यहाँ पे हवा में खड़े हैं एयर में, और एयर में हमें पता है साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो एयर में हमने कंसीडर कर ली साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ऑलरेडी पता होती है। और हमें पता है इको कितनी सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है, एटलीस्ट हमें जीरो टाइम यहाँ पर गिवन होगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड बाद हमें इको सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा है कि इको सुनने के लिए एटलीस्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। इको सुनने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली x होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इस वेलोसिटी इनटू टाइम से ये टोटल डिस्टेंस निकाल लें, जाने की साउंड गई और इस दीवार से टकराई और वापस आ गई, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की d, तो d निकाल लेते हैं, d हो जाएगा वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी यहां पर हमने 344 कंसीडर की, इनटू टाइम 0.1, तो यहां से d आ जाएगा आपका 34.4, इतने मीटर आगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये एटलीस्ट कितनी डिस्टेंस पर खड़ा होना चाहिए बॉल के, तो x बराबर क्या हो जाएगा d/2, जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी 17.2 मीटर। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 17 मीटर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक व्यक्ति एक दीवार के सामने खड़ा हुआ है और आवाज करता है, व्यक्ति और दीवार के बीच सामान्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति प्रतिध्वनि सुन सके। ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल एंड मेक्स अ साउंड, व्हाट शुड बी द नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द वॉल सो दैट द पर्सन हियर्स इको, क्लियर है ना। तो 17 मीटर शुड बी, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 17 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लॉन्ग रेल अप्रोक्सीमेटली 700 मीटर made up of steel is struck to produce a sound. The person standing on the other end of the rail would hear in which among the following patterns? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन एकदम जानदार लेवल के हैं, है ना। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, एक रेलवे ट्रैक है, हमें पता है वो स्टील की बनी होती है, तो स्टील की बनी हुई एक रेलवे ट्रैक है। अब एक उस रेलवे ट्रैक के एक एंड पर, दूसरे एंड पर एक कोई बंदा खड़ा हुआ है और एक एंड पर किसी ने हथौड़ा मार दिया मान लीजिए, तो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो उस व्यक्ति को किस पैटर्न में सुनाई पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और उन 4 ऑप्शन को पहचानिए कि किस पैटर्न में उसको सुनाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और एक बार फिर इनके ऑप्शन पढ़िए और फिर आप अंदाजा लगाइए, अपना दिमाग का यूज करिए और आंसर बताइए क्या होगा। ए लॉन्ग रेल, रेल की जो लंबाई है, यानी रेल का मतलब यहाँ पर ट्रेन की हम चलो बात कर लेते हैं, एक पटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ये रेलवे ट्रैक है, कितने मीटर का गाइस 700 मीटर का, 700 मीटर का ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। ये 700 मीटर का रेलवे ट्रैक है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये प्योर स्टील का बना हुआ है। तो एक एंड पर ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने यहाँ पर हथौड़ा मार दिया, जिसने स्ट्राइक कर दी, तो मतलब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है ना। और एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये जस्ट सुनने की कोशिश कर रहा है अपने कान से, तो इसको ये साउंड कैसे कैसे सुनाई पड़ेगी।
ही लिसन द साउंड वेव वंस प्रोपोगेटेड बाय स्टील। क्या ये सिर्फ स्टील के थ्रू साउंड जाएगी? एक तो स्टील के थ्रू साउंड जाएगी और एक एयर में साउंड जाएगी, है ना, एक एयर के थ्रू साउंड जाएगी, तो ये तो फॉल्स हो गया। ही लिसन द साउंड, ही लिसन्स द साउंड वेव्स वंस प्रोपोगेटेड बाय एयर, ये फॉल्स है। He listens the sound waves twice, first propagated by steel and second propagated by air। तो सबसे पहले साउंड उसको किसकी वजह से सुनाई पड़ेगी? सबसे पहले स्टील के थ्रू साउंड सुनाई पड़ेगी। उसने अगर यहां पर कान लगाया होगा ना, तो सबसे पहले स्टील के थ्रू साउंड आप उसको सुनाई पड़ेगी, फिर उसके बाद में एयर के थ्रू साउंड सुनाई पड़ेगी। इस तरीके से उसको साउंड 2 टाइम्स सुनाई पड़ेगी। वही सेम साउंड उसको 2 बार सुनाई पड़ेगी, एक स्टील के थ्रू और एक एयर के थ्रू। और हमें पता है कि स्टील में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्टील में अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, स्टील की बात करें, तो स्पीड साउंड की अप्रोक्सीमेट 5500 मीटर पर सेकेंड से लेकर 6500 मीटर पर सेकेंड तक होती है। ठीक है, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, जैसे स्टील की बात कर रहे हो या फिर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो, तो इतने तक की रेंज में जाती है स्पीड। और जो एयर में स्पीड है साउंड की, एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा 346 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। यानी स्टील में बहुत तेजी से साउंड पहुंच जाएगी उसके कान तक, और उसके बाद में एयर के थ्रू उसके पास साउंड पहुंचेगी। तो इस पर्सन के पास 2 बार साउंड पहुंचेगी। ठीक है ना, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी ऑप्शन गलत इसलिए दे रखा होगा क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया होगा एयर से साउंड जाएगी। देखो फर्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि एयर से पहले साउंड जाएगी। He listens the sound waves twice, first propagated by air and second propagated by steel। ये गलत स्टेटमेंट है। पहले किसके थ्रू जाएगी साउंड? स्टील के थ्रू, फिर एयर के थ्रू। क्लियर हो गया? सभी को अच्छे समझ आ गया? बहुत अच्छे। तो यहां पर आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। हिंदी में पढ़ लो भाई। स्टील से बनी एक लंबी रेल लगभग 700 मीटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मारा जाता है। रेल के दूसरे छोर पर खड़ा व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पैटर्न में उस ध्वनि को सुनेगा? वह ध्वनि तरंगों को 2 बार सुनेगा। वह ध्वनि तरंगों को 2 बार सुनता है, पहले स्टील के माध्यम से संचरित होने पर और दूसरी बार वायु के माध्यम से संचरित होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर एक और अच्छा क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इन एसएचएम? एसएचएम के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। एसएचएम जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी मीन पोजीशन पर आपसे यहां पर आपसे ये पूछा है कि एसएचएम जब कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम कहां पर होती है? मीन पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर? बताइए। मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, कहां पर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की? तो इसको हम प्रॉपर समझा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम देखो यहां पर एक हमने ये पार्टिकल लिया। ये पार्टिकल जो है ना, ये m किलोग्राम का पार्टिकल है। ठीक है, m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है। ये अभी मीन पोजीशन पर है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? आगे पीछे मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो ये पार्टिकल इधर आगे गया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसी को एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। तो हमने ईपी लिख दिया, ईपी का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये पार्टिकल आगे गया, फिर उतना ही ये पार्टिकल पीछे जाता है, तो ये भी क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि एनर्जी की बात करें तो हम एनर्जी के फॉर्मूले लिखवा देते हैं। तो एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 kx²। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ka² - x²। ए क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब यहां पर हम अगर मीन पोजीशन पर गाइस देखें तो x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी। मीन पोजीशन पर अगर हमें कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों हम चेक कर लेते हैं। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी गाइस कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मीन पोजीशन पर
हम अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो यहां पर 1/2 ka²। तो यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पोजीशन पर और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी, x की जगह a पुट कर देंगे तो x की जगह a पुट कर दो तो ये हो जाएगी 1/2 ka²। और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हम x की जगह a पुट कर देंगे तो a² माइनस a², ये टर्म 0 हो जाएगी जिसकी वजह से कंप्लीट टर्म 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई m किलोग्राम का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है, तो उसकी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। लेकिन अगर हम दोनों की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी गाइस कितनी होगी, क्या मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी यहां पर क्या 1/2 ka² होगी टोटल एनर्जी। और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 1/2 ka²। तो आप अगर ध्यान से देखें मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, टोटल एनर्जी यहां पर कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी गाइस क्या है, कंजर्व्ड है। यहां पर टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टिकल SHM कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो उसकी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है 1/2 ka², और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट समझ आ गए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो किस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मीन पोजीशन पर। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो गया आंसर। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए एक बार नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इन मैनी कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट्स, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में जो जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, जो हमेशा ठंडा बना रहता है, कोल्ड बना रहता है, वहां पर नमक छिड़का जाता है बर्फ पे, क्योंकि वहां पे हर जगह बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर नमक छिड़क दिया जाता है। वो नमक को वहां पर स्प्रिंग करने पर, नमक को छिड़कने पर क्या फायदा होता है, बताइए क्या आंसर आएगा यहाँ पर। In many countries with cold climate, the municipalities often sprinkle salt on icy roads in winter। ठीक है ना, तो सर्दियों में क्या होता है कि आइस जम जाती है पूरी सड़कों पर, तो वहां पर फिर नमक, जो सोडियम क्लोराइड है, नमक को वहां पर स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब छिड़का जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों, म्यूनिसिपल नगर पालिकाओं द्वारा वहां पर ऐसा करवाया जाता है, सब में छिड़काव करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिल्ली में कभी कभी डेंगू हो जाते हैं, तो डेंगू से बचने के लिए बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से जो ठंडे देश है जहां पर क्लाइमेट एकदम ठंडा है, वहां पर सड़कों पर बर्फ जम जाती है, तो वहां पर सोडियम क्लोराइड यानी नमक को स्प्रिंकल करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों करवाया जाता है, बिल्कुल नोबिता सही आंसर है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। यहां पर अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, द सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो जो बर्फ होगी वो देर से जमेगी, मतलब जो वाटर है वो देर से जमेगा, यानी कि जमने से बचाने के लिए, या आप उसका उल्टा बोल सकते हो कि अगर जो बर्फ है वो पिघलने लग जाएगी। जब बर्फ पर आप नमक डालते हो ना, तो वो क्या होती है, पिघलने लग जाती है, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने का मतलब है कि वो जो बर्फ है यानी जो पानी है वो देर से क्या होगी, देर से जमेगी, देर से फ्रीज होगी। हम यही तो चाहते हैं कि वो फ्रीज देर से हो या फिर वो फ्रीज ना हो। क्लियर है ना, तो यहां पर आप याद रखिएगा इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, इसको सभी स्टूडेंट नोट कर लें।
ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आइस को मेल्ट कर देता है जिससे कि वाटर आसानी से फ्रीज नहीं होता है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सॉल्ट क्या करता है, ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है जिससे कि ये जो पानी है वो आसानी से फ्रीज नहीं होता है, आसानी से जमेगा नहीं। क्लियर। हिंदी में भी गिवन है, ठंडे मौसम वाले कई देशों में नगर पालिकाएं अक्सर सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कती हैं। यानी ठंडे मौसम वाले कई देशों में नगर पालिकाएं, जैसे यूरोप के देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देश जो हमेशा सर्दियों में बने रहते हैं और सर्दियों में तो और ज्यादा सर्दियां होती हैं। ठंडे मौसम वाले कई देशों में नगर पालिकाएं अक्सर सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक छिड़कती हैं। तो उनमें से क्या सही हो जाएगा, नमक पानी के हिमांक को कम कर देता है या हिमांक बिंदु को कम कर देता है जिससे पानी आसानी से जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। एक आपका नियर इंफ्रारेड गिवन है, मिड इंफ्रारेड गिवन है, फार इंफ्रारेड गिवन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ द अबव। इनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में आपको लिखना है। बताइए क्या आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सूरज है, सूरज, सन, ठीक है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा सभी। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ईएम वेव्स की हम बात कर रहे हैं, उसी में से एक स्पेक्ट्रम आता है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के यहाँ पर तीन पार्ट है। एक नियर इंफ्रारेड जो विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास रहता है, मिड इंफ्रारेड और एक फार इंफ्रारेड। तो इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है, बिल्कुल इजी है, 1 2 3 हो जाएगा इसका वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में होते हैं। देखिए कैसे, यहां पर हमने यहां पर बना दिया। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो ये सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सन, ये सूरज है। अब सूरज से भैया रोशनी आ रही है, सूरज से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है। ये सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, सूरज से क्या आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरीके से सूरज से आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने कई सारी चीजें आपको बताई थी। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एक तो हमने गामा रेज बताई थी आपको, ठीक है, इनको एज इट इज याद कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक हो गई आपकी गामा रेज, तो हम इनको शॉर्ट में लिख रहे हैं गामा रेज। फिर उसके बाद में आपकी होती है एक्स रेज, फिर उसके बाद में गाइस होती है आपकी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको हम क्या कहते हैं, परावैंगनी किरणें। और ये होती है आपकी विजिबल रेज, ये क्या होती है, विजिबल रेज, जिनको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। और ये हमें दिखाई पड़ती हैं, आंखों में सेंसेशन देती है, मतलब इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, विबजियो, ठीक है ना। इसके बाद में आपकी आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिन्हें हम अवरक्त किरणें कहते हैं। और इस इंफ्रारेड के ना तीन पार्ट होते हैं, एक होता है नियर इंफ्रारेड, एक होता है मिडिल इंफ्रारेड और एक होता है फार इंफ्रारेड। तो जो नियर इंफ्रारेड है ना, ये किसके आसपास है, ये विजिबल लाइट के आसपास है, मतलब कुछ हद तक दिखाई पड़ता है। जो नियर इंफ्रारेड है ये विजिबल लाइट के आसपास है, ये कुछ हद तक दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद में मिडिल इंफ्रारेड हो गया और आपका फार इंफ्रारेड हो गया। और हमें पता है इंफ्रारेड क्या करता है, इसकी वजह से हीट, यही तो हीट है, हीट का कंपोनेंट है ये। इसके बाद में गाइस अगर हम बात करें, इसके बाद माइक्रोवेव्स होती है और लास्ट में होती है रेडियो वेव्स। लास्ट में क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। तो जब आप ध्यान से देखो, यहां पर ये है नियर इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड और आपका फार इंफ्रारेड। हमें पता है लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट की तरफ आने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 3 ऑर्डर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, 1 2 3 आपका ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो नियर इंफ्रारेड की होगी, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी मिडिल वाले इंफ्रारेड की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी फार वाले इंफ्रारेड की, ठीक है ना, इन तीनों में से। तो आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। निम्नलिखित में से किसे ओडोमीटर द्वारा नापा जाता है, प्रेशर को, हाइट को, डिस्टेंस को या वेलोसिटी को। क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। प्रेशर, हाइट, डिस्टेंस या वेलोसिटी। ओडोमीटर को हम ओडोमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। हाइट, डिस्टेंस, इसको तो हम बहुत सारी चीजों से मेजर कर सकते हैं, लेंथ वाली। और वेलोसिटी की बात करें, इसको भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है ओडोमीटर की।
तो ओडोमीटर को हम डिस्टेंस, आपने देखा होगा गाड़ियों में ओडोमीटर लगा होता है, गाड़ियों में ओडोमीटर लगा होता है जो हमें बताता रहता है कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस को बताता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का होता है ओडोमीटर, ये है ओडोमीटर, ओडोमीटर की रीडिंग है ये, इस तरीके से गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है या गाड़ी कितने किलोमीटर चलने मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, वो इसी ओडोमीटर से ही पता चलता है, इसकी रीडिंग से पता चलता है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं आएगा बिल्कुल, अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा पॉइंट है। द टर्म आइसोपिकनिक इज मोस्ट क्लोजली डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोपिकनिक का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा मतलब ये है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। आइसोपिकनिक का मतलब है कि दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी सेम हो, बस दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी सेम हो उनको टर्म दे दिया गया आइसोपिकनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा टू लिक्विड विद सेम विस्कोसिटी, ये नहीं होगा आंसर, टू लिक्विड्स विद सेम डेंसिटी, बिल्कुल सही है, आपका आंसर सी हो जाएगा, टू लिक्विड विद सेम डेंसिटी। दो हमारे पास लिक्विड है जिनकी डेंसिटी सेम है, उनको उनके लिए टर्म यूज किया जाता है आइसोपिकनिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इज स्टडीड इन रियोलॉजी। बताइए पदार्थ के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का अध्ययन रियोलॉजी प्रवाहिकी में किया जाता है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फिर आंसर समझाते हैं इसका, जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। रियोलॉजी का क्या मतलब है, अगर हम रियोलॉजी की बात करें गाइस, तो आपने एक विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमने कहा था कि जो हमारे जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो लेयर्स होती हैं, जितनी भी लिक्विड्स हैं वो लेयर बाय लेयर होती हैं इस तरीके से। हम अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को डिफाइन किया गया है कि भैया लिक्विड में होती है बहुत सारी लेयर्स, लिक्विड में गाइस क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है ना। अब जब लिक्विड फ्लो करता है तो होता क्या है कि ये ऊपर वाली जो लेयर है ये आगे बढ़ती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है, और नीचे वाली लेयर क्या करती है, इस लिक्विड को उस ऊपर वाली लेयर को अपोज करती है। ऊपर वाली लेयर जब आगे बढ़ती है तो उससे नीचे वाली लेयर उसको अपोज करती है, हर एक लेयर के साथ ऐसा होता है। ऊपर वाली जब लेयर आगे बढ़ती है तो उससे नीचे वाली लेयर उसको अपोज करती है, और इसको कहा जाता है, किस फोर्स के द्वारा अपोज करती है, उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स, यानी श्यान बल इसको कहा जाता है। और इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं, या फिर आप कह दो इसको क्या कहा जाता है, श्यानता यानी विस्कोसिटी कहा जाता है। यानी विस्कोसिटी एक तरीके की फ्रिक्शन, विस्कोसिटी क्या है, एक तरीके का फ्रिक्शन है जो लिक्विड में लग रहा है, यानी जो फ्लूइड में लगता है, ठीक है ना। अब इसी के फ्लो को स्टडी करते हैं रियोलॉजी में, यानी लिक्विड के फ्लो को या मटेरियल के फ्लो को स्टडी किया जाता है रियोलॉजी में। नाम से ही पता चल रहा है प्रवाहिकी, प्रवाहिकी मतलब हो गया प्रवाह का अध्ययन। तो जितने भी मटेरियल हैं वो किस तरीके से प्रवाह कर रहे हैं, किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो उसको कौन अपोज कर रहा है, यानी किसी मटेरियल को कौन आसानी से फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो इन सबका स्टडी, इन सबका अध्ययन कहाँ करते हैं, प्रवाहिकी में यानी रियोलॉजी में। तो यहाँ आप आंसर क्या करोगे, विस्कोसिटी। क्लियर हो गया, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आज का भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फर्मी इज अ यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। फर्मी किसकी यूनिट होती है, मास की, लेंथ की, वेलोसिटी की या फ्रीक्वेंसी की। मास, लेंथ, वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, फर्मी किसकी यूनिट है, कोई बता सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने आपको बताया था एक फर्मी मीटर में गाइस 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। एक फर्मी मीटर में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। और हमने आपको बताया था एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। और एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। और एक मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, ठीक है, -3 मीटर होते हैं। तो ये सब आपको एज इट इज याद रखना है, ये क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो फर्मी मीटर का यहाँ पर मतलब हो गया कि ये भैया लेंथ की यूनिट है, किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए पार्सेक। इनमें से पार्सेक कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है।
इनमें से पार्सेक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 ऑप्शन गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आंसर करेंगे। ये रिलेशन सबको याद होता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ पार्सेक? तो गाइस अगर हम यहां पर बात करें एक पार्सेक, सबसे पहले हम एक पार्सेक की बात कर लेते हैं जिसको हम पैरा सेकेंड कहते हैं, ठीक है ना। एक पार्सेक, पार्सेक किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। हमने ऑलरेडी बताया कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पार्सेक एक डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और इसको किलोमीटर में हम कितना लिखते हैं? 3.08 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। और हम यहां पर अगर एक लाइट ईयर की बात करें तो एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, इसकी वैल्यू होती है 9.45 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और इसको अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो 9.45 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब इसका मतलब क्योंकि पैरा पार्सेक की बात करें और लाइट ईयर की बात करें, दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, तो इन दोनों में रिलेशन भी होगा। तो जब इन दोनों का रिलेशन निकालते, कैलकुलेट करते हैं, तो ये निकल के आता है कि एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके डिफेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहते हो, सभी क्लास की पीडीएफ चाहते हो, तो एम्बाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पे सभी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। और अभी तक अगर आपने एम्बाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एम्बाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि एम्बाइव एप्लीकेशन पे आपको 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं समझ आ रहा है तो डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस है वहां पर, बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ में आप जब टेस्ट देंगे तो विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी आपको पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस आपकी पता चल जाएगी, किस टाइप की परफॉर्मेंस है आपकी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस से फीडबैक लेकर अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज ही विजिट करें और वेबसाइट को, एम्बाइव की वेबसाइट को, और डाउनलोड करें एम्बाइव ऐप को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइविंग and we believe in you.